बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस के एक और अहम प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का ये खास प्रोग्राम उन लोगों के लिए मेरी तरफ से एक खास डेडिकेशन है जिनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है और वो शादी की तैयारियों में भी मसरूफ़ है। जी नाजरीन, अक्सर आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। जो ना खाए वो भी पछताए, ये बात तो समझ में आता है, लेकिन ये जो रिश्ता इतने प्यार से बनता है, इतनी खुशियों से इसकी तैयारियां होती हैं, वो खाने के बाद पछताना क्यों पड़ता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे बिफोर मैरिज काउंसलिंग पे कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है। और इस पे ख़ास मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम गुल नौशीन साहिबा, जो कि बाय प्रोफेशन एक रिसर्चर हैं, सोशल टैबूज़ पे बात करती हैं और इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी। और इस मौजू पे स्पेसिफिकली उनकी एक डिटेल डेफिनेटली रिसर्च भी है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिफोर मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है उन जोड़ों को जिनकी शादी की उम्र भी आ चुकी है और वो शादी के लिए तैयारियां भी स्टार्ट कर चुके हैं। और आइए मिलते हैं, मैं मैडम गुल नशीन साहिबा से मिलते हैं और करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, में आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि बिफोर मैरिज काउंसलिंग क्या चीज़ है और ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा, जब हम काउंसलिंग का नाम लेते हैं ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि पता नहीं किसी साइकोट्रिस्ट के पास जाना चलेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और ये वो। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे जाके यकीनन ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत मेडिकल कंडीशन है। ये एक ऐसी चीज़ है काउंसलिंग होना, जिसमें आप ज़हनी तौर पर एक नए रिश्ते में ढलने के लिए तैयार होते हैं। उस रिश्ते में जो आपका पहले नहीं है, जिसको आपने पहले गुजारा नहीं है, सिर्फ देखा है। देखा है। ठीक है, तो ये काउंसलिंग इसलिए कराई जाती है कि उस रिश्ते को आप बेहतरीन और मौसर अंदाज में कर पाएँ, क्योंकि वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनेगा, फिर वो फैमिलीज़ बनती हैं। तो इसलिए वो काउंसलिंग होना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, तालीम और तरबियत की हर बार बात होती है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। क्या शादी के लिए भी तरबियत की जरूरत है, बहुत और ज़्यादा। है तो कौन सी एज से शादी की तरबियत होना स्टार्ट कर देनी चाहिए आपके ख्याल में। अच्छा, ये बहुत जो एज वाइज हम बात करें तो हमारे घरों में ना 15-16 साल की उम्र, बल्कि बिफोर उस पर भी अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ तो बहुत पहले हो जाती है। अच्छा, तरबियत की जहाँ तक बात है, इसमें कुछ टैबूज़ को तोड़ने की बड़ी ज़रूरत है। मैं हमेशा इन्हीं पे बात करती हूँ, तो आज भी इसमें बताऊँगी कि क्यों ज़रूरत है। आप ये देखें, हमारे यहाँ ना बच्चियों को मोस्टली ये कहा जाता है, वो कुछ भी करने लगेंगी, वो तैयार होने लगेंगी, वो कहीं बाहर जा रही हैं, तुम ऐसा करो, तुम शादी के बाद करना। ये एक कॉमन जुमला है। अच्छा, लड़कों को कहा जाता है, देखो ये नहीं करो, तुम्हारी बेगम आएगी ना, उससे ये काम करवा लेना। अच्छा, वो क्या होता है, एक माइंडसेट तैयार हो जाता है लड़कियों का कि हम शादी के बाद, माइनर मिसाल दे रही हूँ जी, साड़ी पहननी है शादी के बाद पहन लेना। अब वो माइंडसेट तैयार हो गया, पता चला जी अगली फैमिली में जाके वो चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं थी। लिपस्टिक लगानी है शादी के लिपस्टिक बाद। लगानी है शादी के बाद जी, आपने जो घूमने जाना है ना वो शादी के बाद चली जाना। अच्छा जी, लड़के को कहा जा रहा है कि तुम अपने सारे काम ना, ये जो तुम चीज़ें फैला देते हो, ये जब तुम्हारी बेगम आएगी ना तब उससे करवा लिया कर लेना, अब खुद कर लो। इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है, जिसकी वजह से काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अब घरों में तरबियत की ज़रूरत है मोहसिन साहब, वो ये है, एक तो ये कि बच्चियों को ये कहना कि सब कुछ शादी के बाद ही करें, बिल्कुल गलत है। वजह यह है कि हो सकता है अगली फैमिली में वो चीज़ें एक्सेप्ट ही ना की जाए, तो उस वक्त आपकी बेटी एक अलग मेंटली ट्रॉमा से गुजरेगी कि यार ये तो मुझे तो अम्मा कहती थी शादी के बाद कर लेना, फुप्पो भी कहती थी, अब्बा भी, ये लोग मुझे इजाज़त नहीं दे रहे। तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इतने प्रेशर में आते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर जो आप लड़के को ये बार बार कह रहे होते हैं ये यूं कर लें, अच्छा ये तो बेगम से करा लेना, तो आपने उसका एक मिजाज बना दिया कि तुम्हें एक बेगम नहीं, हम एक ऐसी डमी या रोबोट या एक नौकर ला के दे रहे हैं कि अब तुमने कोई काम नहीं करना, अब सब बेगम करेगी। आपको अपने घरों से ये बताने की मेंटली ज़रूरत है, फीड किया जा रहा मेंटली। होता है। और ये देखें, ये वो इतने नॉर्मल जुमले हैं जिनका हम सोचते भी नहीं है कि कोई इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन इनका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, दोनों पार्टनर्स की एक हम्म, दूसरे के लिए शादी के बाद हकूक और जिम्मेदारियां क्या क्या होनी होती हैं बेसिकली, आप इस पे थोड़ा सा मैं बेसिक्स में। अगर
सच्ची सच्ची बताऊं, हर वो जिम्मेदारी जो मैं समझती हूँ ना मुझे चाहिए, औरत होने के नाते फाइनेंशियल चाहिए सपोर्ट, इमोशनल चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही मर्दों को होता है। और हर वो मर्द जो एक बीवी ला रहा है उसे ये सोचना चाहिए कि उसकी बेगम को भी रेस्ट चाहिए, उसकी बेगम को भी काम में सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वो अक्सर एक जुमला होता है जी, इसको तो गुस्सा आ जाता है, इसका बीपी हाई हो जाता है, तो वो जी जो दूसरा बंदा लाए हैं उसमें भी पानी नहीं है, खून है, उसका भी हो जाता है, तो थोड़ा बर्दाश्त किया जाए। हाँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करें। अगर कहीं माली मुआवनत करते हैं तो माली एक दूसरे को सपोर्ट करें और उस पर एहसान ना जताएं। जी। जो बहुत से लोगों में आके एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि अगर ऊपर एक ज़्यादा कमा रहे हैं और एक कम कमा रहा है तो मोहसिन साहब अक्सर जिता दिया जाता है कि मैं तो ये पूरा घर चला रहा हूँ या चला रही हूँ। ऐसे ये जब चीज़ें आती हैं ना, जब आप बताते हैं कि जी मैं तुम्हें डोमिनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर छोटा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। पहले एक बात शुरू होती है, इख्तिलाफ शुरू होता है, और फिर आते आते वो बहुत दफ़ा सोसाइटी में ऐसा होता है कि वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन के क्रिएट होता है, जिसको फिर लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वो छोटा इख्तिलाफ ही होता है जिसको उस वक्त एक पर्सन की हैबिट बना दी जाती है और वो बिल्कुल डोमिनेटेड हो जाता है। या फिर ये होता है कि अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक खातून को अगर रेस्ट की ज़रूरत है, वो पूरा दिन किचन का काम करिए, बच्चों का काम करिए, और आप ये कहेंगे जी मैं तो सिर्फ कमा के आई हूँ तो तुमने क्या किया। तो आप किसी दिन किचन में खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कितनी गर्मी होती है। हाँ जी। जब बच्चे को सेम खवातीन का पार्टनर के लिए ये है कि अगर वो कमा के आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अगर घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आते ही शुरू होने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह की सपोर्ट आपने एक दूसरे को करनी होती है। ये आप दोनों पे हक भी है और आप दोनों का फ़र्ज़ भी है। ठीक है। अच्छा, ऐसी बच्चियों को स्पेशली जो सिंगल फैमिली से कंबाइंड फैमिली सिस्टम में शादी होती है, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज सामना करना पड़ता है। तो आपके ख्याल में कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जाते हुए किन किन चीज़ों का एक बेटी को ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ है कि अब तो वो वाला दौर नहीं है कि लोग आते जाते ना हो, तो मेरी मोहसिन साहब सजेशन ये होगी काइंड कि आप अपनी बेटी को बताना शुरू करें, बजाय इसके कि ये हम लोग कहना शुरू कर दें कि नहीं बस तुम तो अगले घर जाओगी तो तुम्हें देखो तुम्हारा तो अलग कमरा होना चाहिए। एक हमारे यहाँ सर्कल और सोसाइटी बहुत आजकल इफेक्ट करती है। ठीक है। माजरत के साथ हमारे मीडिया ने भी बड़ा गलत किरदार अदा किया है। वो एक बहुत हाई फाई किस्म की पिक्चर दिखाता है, एक अलग घर, एक अलग कमरा, एक अलग चीज़। ये होना बहुत ज़रूरी है मेंटली रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं सिंगल फैमिली से कंबाइंड में तो आप पहले तो अपनी मेंटली रेडी होना ज़रूरी है। ठीक है। कि जी आपने वहाँ जाना है तो आपको एक नहीं 4 लोग मिलेंगे। वहाँ पे आके तमाम लोगों का, इसमें आपका जैसे मेका कहते हैं और ससुराल उस बच्ची का, दोनों को सपोर्ट करना है। ससुराल को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये बच्ची अलग फैमिली से आई है, इसकी सोने उठने की रूटीन, खाने पीने आने जाने की डिफरेंट होगी। ठीक है। बहुत दफ़ा वो शायद आपकी फैमिली के जो भी इकदार है उनसे अलग हो, लेकिन आपको ये देखना है कि वो कहीं से 20 साल 24 साल 26 साल गुजार के लिए उसको वक्त लगेगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको बताना है और फिर सपोर्ट करना है। तो वो लड़कियां बहुत आराम से एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी की खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ बच्चियां जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं, एक्सेप्ट सम केसेस के। मोस्टली वो किसी भी रुतबे पे हैं वो तो वो हो जाते हैं। अच्छा, इख्तलाफ एक नॉर्मल चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ है। जब दो बर्तन भी आपस में होते हैं तो वो कहते हैं खड़क जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो मियाँ बीवी जब साथ रहते हैं तो आपस में इख्तलाफ भी होता होगा। तो और होता है आपस में इख्तलाफ की सिचुएशन में आपस में इनका एक दूसरे को उस खास सिचुएशन में कैसे मैनेज करना चाहिए आपके ख्याल? पहले तो जो चीज़ है जो मैंने अब अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस की थी काफ़ी अर्सा, और मैंने बाकी लोगों को भी इर्द-गिर्द देखा और बहुत से ऐसे कपल से मिली, तो मैंने एक चीज़ देखी कि हम लोगों का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जो होता है ना इख्तलाफ की सूरत में, अक्सर वो वजह लड़ाई बन जाता है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड गुस्से में तो मिसेज ने ये सोच लिया है, मुझे अक्सर मेरी मैम अक्सर एक बात कहती हैं कि रिएक्ट नहीं करते होते, रिस्पॉन्ड करते होते हैं। हम लड़ाई में हमेशा रिएक्ट करते हैं। तो ये बहुत होता है। आपको अगर इख्तलाफ हो रहा है तो पहले तो कोशिश करें आप वो जगह छोड़ दें, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जिसको लगता है कि यार मैं ये बात बियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो छोड़ दे तो आपका वहाँ पे। उसके बाद बहुत अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि आप फ़ौरन उठ के जो छोटे मोटे इख्तलाफ है, अगर आपको नहीं लगता कि खुदा ना करे किसी की घर तबाह होने की सिचुएशन है, तब तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप बैठे
बहुत इजी है आजकल। अब तो वो हम्म, कोई सोशल टैबू नहीं है ना कि आप अपनी बेगम को बाहर ले जाएंगे तो कोई कुछ कहेगा, हाँ जी। ठीक है। और आप ले जाए, आप बात कर लें, आपकी हम्म, मिसेज है तो वो आके कमरे में, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो घर आके बात कर लेंगे। किसी डेफिनेटली उस एक को वक्त बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि मुझे आपकी किस बात से दुख हुआ और तकलीफ हुई, और उसमें शुगर कोटेड बहुत एक्स्ट्रा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में वजह इख्तलाफ हाँ बनेगी। जी। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक लफ्ज था जिससे आपकी इज्जत नफ्स पे बात आई है, तो आप बताएं कि देखिए आपके ठीक है। इस लफ्ज ने मुझे हर्ट किया, ठीक हम है। कोशिश कर, तो इख्तलाफात बहुत मिनिमाइज हो सकते हैं अगर हम आपस ओके। में बात ओके। करें। अच्छा, आपके ख्याल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्टार्ट में ही अगर बंदा डिस्कस कर ले, मियाँ बीवी आपस में डिस्कस कर लें कुछ ऐसे मामलात को, तो आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। आपके ख्याल में शादी होते हुए पहला हफ्ता या एक महीना, वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपस में पहले ही क्लियर कर लें एक दूसरे के ब्याह पे, या शादी से पहले ही अगर क्लियर हो जाएं तो आगे जाके इख्तलाफात कम से कम या मामलात बहुत नॉर्मल वे में अच्छे से आगे बढ़ेंगे? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफली कहूँगी। एक तो ये कि मोहसिन साहब, सबसे अहम बात इसमें जो होती है ना, जो कम इख्तलाफ, एक तो ये कि पहले महीने में प्लीज़ टीवी के रोमांस से निकल आए। ठीक है, वो पहला महीना बड़ा चकाचौंध का होता है जी, अच्छा भी बड़ा लगता हाँ है, जी। होना चाहिए। अ, अहम चीज़ इस रिलेशन में ये बात होती है, अगर अब तो शादी से पहले बातचीत भी होती है, बहुत दफ़ा फैमिलीज मिलती हैं, तो आप एक दूसरे को प्लीज़ प्रेशराइज करना बंद करें कि शादी के बाद ये होगा, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ अगर बात करते हैं तो वो अपने फाइनेंशियल बजट्स पे भी बात करें यस। कि अगर मैं शादी पे इतना खर्चा करूँगा, या लड़की कहती है कि मेरी फैमिली ये करी है, तो फिर आप मेंटली रेडी रहें कि शादी के बाद आपने अगर कर्ज लिया है तो वो उतारना है, और फिर हाँ, आपको अपनी ज़रूरियात रिड्यूस करनी पड़ेंगी, इवन ज़रूरियात ही ख़त्म करनी पड़ती हैं एक बाज़ दूसरे वक़्त, को कवर करना है। कवर करना है। तो अगर आप शादी से पहले ये डिस्कस कर लेंगे तो आप शादी पे शायद बहुत बेजा हाँ खर्चा जी। नहीं हाँ करेंगे, और आप जी। दोनों को पता होगा कि जी ये हम दोनों का रिलेशन है और बाद में हम दोनों ने सर्वाइव ठीक करना है। है। एक तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो है ये बहुत ज़रूरी होता है दोनों पार्टनर्स का, एक दूसरे को बताएं कि हमारा माहौल क्या है, मिजाज क्या है। जैसे अगर मुझे किसी बात पे अ, मैं अपनी अगर मिसाल दे देती हूँ, तो जी मुझे कोई आम रूटीन में शायद गुस्सा नहीं आता, कोई झूठ बोल दे तो मुझे मैं बहुत ही बुरा रिएक्ट करती हूँ, हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। ठीक है। ये बात आप बता देंगे जी, देखिए आप मुझसे कितनी भी गलती हो जाए झूठ नहीं बोलिएगा, हम्म, आप मुझे बता दीजिएगा, शायद उस वक्त मेरा रिएक्शन गलत हो, लेकिन बाद में मैं नॉर्मल होकर उसको एक्सेप्ट कर लूँगी। ठीक। लेकिन अगर आप झूठ बार बार बोल रहे हैं और बाद में पता चलता है कि जी आप तो फर्स्ट टाइम बोल रहे थे और उसके बाद 6 चीज़ें गुजर गई हैं आपने उसको कवर अप करने के लिए, तो आप यकीन करें उस वक्त इख्तलाफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में बन जाएगा। अच्छा, ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जो अगर जिनको टाइमली टैकल ना किया जाए तो आगे जाके बात तलाक तक खुदा ना खास्ता पहुंच जाती है? मैं आपको बता देती हूँ जी, एक तो ये है कि हमारे यहाँ जब पेरेंट्स, ससुराल जो है, हमारे यहाँ बेटियों से के साथ साथ अब बेटों की तरबियत की भी बड़ी ज़रूरत बहुत है, जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि जो खातून एक दूसरे घर से उठकर आ रही है, उसका एक अलग मिजाज है, उसको एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। उसको चीज़ें, इख्तलाफ कहाँ बनते हैं, सबसे पहला इख्तलाफ मैंने देखा बहुत से लोगों को, आपने भी सुना होगा मोहसिन साहब, लोग ये कहते हैं कि यार अच्छा तो खाती पीती हैं, अच्छा पहनते हैं, इतना अय्याशी करते थे सब कुछ, तलाक क्यों ले रहे हैं, सोना नहीं उतरा हुआ डायमंड पहनती हैं। और आप जब उनका कंक्लूड निकालेंगे पता चलेगा वो खातून या मर्द ये कह रहा होगा यार सब कुछ था, इज्जत नहीं करते थे हम एक दूसरे की। रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं था। जिस वक्त आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आगे आपके बच्चे नहीं करेंगे। अगर वो अपने बाप को देख रहे हैं कि औरत को मारना है, तो आप यकीन करें, या चीखना है, या मैंने यही कहना है, ये इस तरह बर्तन उठाओ, तो आप यकीन करें आपका बेटा या हम्म, बेटी वो अडॉप्ट करेगा, आपकी बेटी अगले घर में वो करेगी, आपका बेटा अपनी मिसेस के साथ करेगा, आप अपने साथ नहीं। उनका मुस्तकबिल बर्बाद करें जो आपकी हम्म। फैमिली पार्ट है। अच्छा, इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि आपस में इज्जत करना, वो भी एक एलिमेंट है, बट मैं इसको लेता हूं मैम कि दूसरों से भी, अपने मिसाल के तौर पे औरत है वो अपनी फैमिली से अपने मर्द की इज्जत करवाए और मर्द अपनी फैमिली से अपनी बीवी की इज्जत करवाए। जी, इससे भी इज्जत देना होता है एक दूसरी बीवी, और एक दूसरे को। यही वो इज्जत है। देखें, आप ससुराल में आपकी एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट तमाम लड़के लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। सास को हम अम्मी कह लेते हैं, लड़के भी कहते हैं और वो भी,
या तो फिर आप उतना अम्मी समझें हाँ जी। जितनी आप अपनी माँ की गलतियां इग्नोर करते हैं। हाँ जी, अपनी माँ की बातें गलतियां नहीं होती, यानी आपकी आपकी अम्मा आपको रोक देंगी ना, नहीं जाना, नहीं जाना। तो आप लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे और फिर नहीं जाएंगे, आप जी। रो लेंगे एक कमरे में। लेकिन यही चीज अगर आपकी सास कर देंगी तो हम अगले 10 दिन नहीं बात नहीं करेंगे। बात करेंगे, ठीक है, ऐसे ही। लड़के को अगर आपकी माँ कह देती है कि हम्म, तुमने ये गलत हरकत की, तुमने अपनी बहन के साथ की, तुम ऊंचा क्यों बोले, लेकिन अगर यही सास कह देती है कि देखो बेटा तुम मेरी बेटी के साथ रोज ऊंचा बोलते हो, ठीक है। गलत है, तो आप फौरन कहेंगे कि मेरी सास कौन होती थी मुझे ये कहने वाली। हम्म, यू मस्ट रिस्पेक्ट हर मदर आल्सो, और ये आपका दीन भी कहता दीन है। भी कहता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू एनी रीजन बेटी को या एक बेटे को अगर तलाक जैसी अजीब सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, अब दोबारा भी डेफिनेटली उसने अपनी जिंदगी के निज़ाम है चलाना है, तो दोबारा अगर इन केस शादी उसे करनी है या शादी का फैसला करना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिसकी बेस पे एटलीस्ट वो एक बार तो बुरा एक्सपीरियंस हो चुका, दोबारा वो ना करे। सबसे पहले तो जो भी इससे गुजरता है, हमारी सोसाइटी को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, फैमिलीज़ को भी, कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं होता। पता नहीं कितने पेन से वो बंदा अंदर से गुजरता है या लड़की गुजरती है, और वो बता भी नहीं रही होती, वो लड़का भी नहीं बता रहा होता, जब लड़कों की साइड पे होता है और लड़की की साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट की ज़रूरत होती है फैमिली की। दूसरी बात ये है कि जी जब भी आपने अपने बेटे या बेटी की शादी करनी है, आपने ओपनली बताना है कि डाइवोर्स क्यों हुई थी। फिर लड़का है या लड़की है, दूसरे पार्टनर को जो उसी दिन से अपने आप को मेंटली रेडी करना है, वो ये करना है कि जी मैं कुछ भी कर लूँ जिंदगी में, अगर उसके लिए उसको किसी काउंसलर की भी जरूरत पड़ती है ठीक तो है। वो करवाए अपनी काउंसलिंग, कि मैंने अपने पार्टनर को कभी ये ताना नहीं देना, और वो हरकतें जिसकी वजह से डाइवोर्स होके मेरा पार्टनर ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजरा है, मैंने नहीं करनी। नहीं करनी। देखिए इसमें साल लग सकता है, 2 साल लगते हैं, 3 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। जो दूसरा बंदा ट्रॉमा से निकलता है, ये किसी का एक दिन का होता है, वीक का होता है, लेकिन ये सालों पे भी होता है। सालों पे भी होता है। तो बीइंग अ पार्टनर आपको बहुत है। फिर फैमिली सपोर्ट, और मैं अक्सर चीज़ें जो होती हैं जिसकी वजह से ये तलाक हमारे यहाँ एक अजीब टैबू बन गया है कि जी नहीं हो सकती थी, या इसको तलाक हुई है तो ये ख़राब ही होगी, या इस लड़के ने तलाक दिया तो यही ख़राब होगा। उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इस्लाम में हलाल कामों में नापसंद ज़रूर सबसे है, लेकिन हलाल है, हलाल है, लेकिन सबसे ज्यादा नापसंदीदा सबसे काम। ज़्यादा नापसंदीदा है। और हमारी सोसाइटी तो बहुत ज़्यादा मोहब्बतों और कदरों वाली है। हमारा एक कल्चर एशिया का ऐसा है, कोई भी खुशी से नहीं करता। तो जब ये हो रहा है, तो जो भी लड़के की अगर तलाक वाला है और नई जगह रिश्ता हो रहा है, या लड़की की तलाक है और दूसरी जगह नहीं है, वो बंदा तलाकशुदा नहीं है, तो दोनों फैमिलीज़ को ये बात ओपन पता होती है। वो फैमिलीज़ उन्हें बाद में ये ताना ना दे, और ये लड़के और लड़की का होगा कि वो अपनी फैमिली में इसके लिए आउट ऑफ द वे स्टैंड ले लें। कि अगर लड़की को ये कहा जाता है जी तुम तो तलाक याफ्ता थी, मेरे बेटे ने कर ली, तो उस वक्त पार्टनर का रोल है कि वो खड़ा होकर कहे कि जी देखिए मैं आप सबका बड़ा एहतराम करता हूँ, आप इसको ये बात नहीं कह सकते, शी इज़ माई पार्टनर, शी इज़ माई वाइफ। एंड सेम लड़की को ये कहना है अपनी फैमिली में कि अगर जहाँ भी, क्योंकि अगर पहली बार स्टैंड नहीं लिया ना मोहसिन तो साहब, फिर कभी भी नहीं फिर लेंगे। आप कभी भी नहीं लेंगे। ऐसे ही है, तो क्योंकि ये वो पहला कदम ही मुश्किल वो होता है। पहला कदम ही, और बदतमीजी भी नहीं करनी, ऐसा भी नहीं करना कि उस लड़की या लड़के के लिए इख्तिलाफात, बड़े तरीके से कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करता है जी। मेरा खुद कभी मैम टेक यही है कि स्टैंड लेने का मतलब बात करना है। यू जस्ट नीड टू से वट एवर यू वट यू वांट टू बिलीव इन। बिल्कुल ऐसा है। तो ये जो रिस्पेक्ट एलिमेंट है ये आपको हर जगह नजर आएगा। और तलाक में माओं का सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो तलाक के बाद बहुत एहतरामन मुझे लगता है हमारे माशरे में ख़त्म हो गई, वो ये है कि लड़के वाले भी बहुत बुराइयां करते हैं और लड़की वाले भी। आपको ये रोकना होगा। बहुत आसान सा है जी, आप कह दें कि बहुत जो क्लोज लोग हैं, फॉर एग्जांपल मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैं उनको अपना पेन ज़रूर बताऊं, यार ये पेन था क्योंकि मुझे उससे निकलना है, मुझे दोबारा खड़े होना है, आप ज़रूर बताएं। वरना बाकी सबको एक बहुत अच्छा जुमला है कि जी उसको और मेरा मिजाज नहीं मिलता। देखो, और तलाक होती मिजाज ना मिलने की वजह से है कि आपके इख्तलाफात ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ये। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारी बहू बहुत ख़राब थी, हमारा फला, क्योंकि ये देखें जी ज़िंदगी एक सर्कल है, और कल को ऐसा ना हो, खुदा ना करे किसी और साइड से वो बात आप तक लोड कर रहा है, और फिर तकलीफ उतनी होती है जितनी उस बंदे ने बियर किया होती है। तलाक के बाद लोगों को ये बात कहना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ को कि जी हमारा इख्तलाफ था, हम किसी को बुरा नहीं कहते, इनके मिजाज नहीं मिले। तो इससे सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता बुराई का एलिमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा मैम, आज का आखिरी सवाल, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे आखिर में रखा हुआ था।
पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे अभी इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा नहीं, अवेयरनेस नहीं है शादी से रिलेटेड, मेडिकल टेस्ट भी कुछ कहते हैं कि करवाने चाहिए मियाँ और बीवी को, दोनों पार्टनर को शादी से पहले, ताकि आगे जाके कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो शायद आगे जाके नस्लों में ना ट्रांसफ़र हो सके, उस पे ज़रा थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल जी, मेडिकल टेस्ट में बेसिकली तो अगर ये डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो बहुत डिटेल बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेन जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता चल जाएंगी कि जी मेरे ख़ानदान में हार्ट अटैक आ रहा था, डायबिटीज़ आ रहा था, ये वो आ रहा था। उससे आपको ये होगा कि आपके जो पहले ही आप मेंटली अपना या तो ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, और फिर आपने सिर्फ आपका रिलेशन नहीं है ना, अब आपने अपने पार्टनर को भी सेव पार्टनर करना को है भी कहा। सेव करना है, फिर पार्टनर के साथ आगे आपकी फैमिली फैमिली बननी बनती है। फिर जैसे थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया का अक्सर लोग टेस्ट नहीं करवाते, और ये होता है कि फिर बाद में, अल्लाह सबको अपने अमान में रखे मोहसिन साहब, अक्सर बच्चों पे वो इफेक्ट आता है और वो बच्चे उस बीमारी का शिकार होते हैं, और फिर बीइंग अ पेरेंट आप उसको सर्वाइव करते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों में बहुत अजीब से डिफेक्ट भी आ जाते हैं। आपको मेन कुछ टेस्ट करा लेनी चाहिए, ब्लड ग्रुप का करा लेना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पार्टनर्स को एक दूसरे का ब्लड ग्रुप नहीं पता होता। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, मैं बाकी सब नहीं कहती, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपको ब्लड की ज़रूरत है, आपको पता ही नहीं आपका ब्लड क्या है, आपके पार्टनर का ब्लड क्या है। तो ये कुछ टेस्ट ज़रूरी हैं एक दूसरे की ज़िंदगी को सेव करने के लिए, और सबसे बड़ी आपकी अपनी ज़िंदगी को सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़बरदस्त इस पे मौजू पे गुफ्तगू की, और आई एम श्योर कि जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब बुलाने का। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। आज के प्रोग्राम से मुझे तो यही बात समझ में आई, ये इतना प्यार भरा जो रिश्ता स्टार्ट होता है, एक बहुत मान से स्टार्ट होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें एक दूसरे को, पार्टनर को एक दूसरे का दोस्त बन के एक दूसरे को गाइड भी करना है और सपोर्ट भी करना है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगले प्रोग्राम में एक और इम्पोर्टेंट मौजू के साथ हम ज़रूर हाजिर होंगे, क्योंकि बात तो करनी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।